अभी कुछ टाइम पहले ICAI ने अपनी वेबसाइट पर ICAI कैंपस क्लाउड में 3 नए क्वेश्चन ऐड किए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं CA पुरुषोत्तम अग्रवाल, CA इंटर, CMA इंटर, CA फाइनल और CMA फाइनल में कॉस्टिंग सब्जेक्ट का फैकल्टी। अभी कुछ टाइम पहले ICAI ने अपनी वेबसाइट पर ICAI कैंपस क्लाउड में 3 नए क्वेश्चन ऐड किए हैं और ये क्वेश्चन CA फाइनल स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो ये वीडियो आपकी CA फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए है और सब्जेक्ट है आपका स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ICAI ने 3 नए क्वेश्चन अपनी वेबसाइट पर ऐड किए हैं। आप चाहें तो जाकर एक बार गूगल में लिखिए ICAI कैंपस क्लाउड और फाइनल न्यू सिलेबस के अंदर जाएंगे तो वहां पर मिलेंगे आपको एडिशनल 3 क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चंस ICAI ने अपने स्टडी मैट में ऐड किए हैं। इस वीडियो के अंदर हम इन 3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में इनका जो सॉल्यूशन बनता है मेरे हिसाब से कहने का मतलब है एग्जाम में प्रेजेंटेशन और टू द पॉइंट आंसर से। देखिए ICAI का जो सॉल्यूशन होता है ना वो डिटेल्ड होता है, लेकिन एग्जाम के अंदर कोशिश ये करिएगा कि सॉल्यूशन पॉइंट वाइज दो। अगर केस स्टडी का क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन पॉइंट वाइज होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट वाइज अगर होगा तो पेपर चेक कर रहे व्यक्ति को बड़ी आसानी होगी ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर। और अगर उस व्यक्ति को आसानी होगी तो आपको फायदा मिलेगा उसका, वो फटाफट से आपके की पॉइंट्स को देख पाएगा, टेक्निकल वर्ड्स को देख पाएगा, आपको नंबर देगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर डिटेल में लिख दिया बहुत ज्यादा, उसको ढूंढना पड़ेगा ना। तो एग्जाम के अंदर टू द पॉइंट लिखना है और एग्जाम में हर कीवर्ड को, टेक्निकल वर्ड को हाईलाइट करना है। तो ये 3 क्वेश्चन ICAI ने नए ऐड किए हैं अपने स्टडी मैट के अंदर और अलग से अपनी वेबसाइट पर भी हाईलाइट किए हैं। आप चाहे देख सकते हैं, गूगल में लिखिए ICAI कैंपस क्लाउड, फाइनल में जाइए, सब्जेक्ट है आपका स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, क्लिक करिए एडिशनल क्वेश्चंस। आपको 3 क्वेश्चन वहां पर दिखेंगे जो ICAI ने हाईलाइट किए हैं, ब्रैकेट में लिखा है न्यू, नए क्वेश्चन। तो देखिए ये रहे वो 3 क्वेश्चन, तीनों के तीनों क्वेश्चन है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, तीनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर, डिटेल में समझकर उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने बनाकर इसमें लिख दिया है और ये जो फाइल मैं यहां पे डिस्कस करूंगा, ये फाइल का लिंक भी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस PDF फाइल को लिंक से उस PDF फाइल को निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप बस कॉन्सेंट्रेट करके इस वीडियो को देखिए और यहां से आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर हो तो एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए, सबसे पहली बात, एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो मैं आपको सजेशन देता हूं कि रिवर्स रीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। क्या नाम है? नाम है रिवर्स रीडिंग टेक्निक। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ने से पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ो और रिक्वायरमेंट को पढ़कर ही आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है। क्या जिस टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन है, जिस चैप्टर से, वो टॉपिक आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है तो इस क्वेश्चन को फिर अटेम्प्ट मत करो, इस पे टाइम वेस्ट मत करो, छोड़ दो इसको, बाकी क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करो। तो आपको रिवर्स रीडिंग टेक्निक से यह पता पड़ जाएगा कि ये चैप्टर, ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है और उसमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की पढ़ता हूं मैं रिक्वायरमेंट। ध्यान देना, पहले मैं पढ़ रहा हूं रिक्वायरमेंट। कैलकुलेट प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस रिलेटिंग टू मटीरियल प्राइस, मटीरियल यूसेज, लेबर एफिशिएंसी एंड लेबर रेट। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि यह क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 से है। चैप्टर नंबर 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर है। अच्छा,
वहां से है ये क्वेश्चन। ओके, इसमें करना क्या है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस को, यानी 4 वेरिएंस को 2 पार्ट में तोड़ना है। उनका प्लानिंग वेरिएंस कितना है और ऑपरेटिंग वेरिएंस कितना है। यानी कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस अगर एडवर्स है तो उस एडवर्स होने में कितनी जिम्मेदारी टॉप मैनेजमेंट की है और उसके एडवर्स होने में कितनी जिम्मेदारी ऑपरेशनल मैनेजर की है जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल था। एग्जाम्पल के लिए 5 रुपए का स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट था, परचेज मैनेजर ने 11 रुपए पर यूनिट के प्राइस पर मटेरियल को खरीदा। आप क्या बोलोगे, 6 रुपए का एडवर्स वेरिएंस। ऐसे परचेज मैनेजर को कंपनी से निकालकर फेंक दो सर। अब सुनो ध्यान से, जैसे ही आपने ये बात की, परचेज मैनेजर ने तुरंत बोला कि आपका ये स्टैंडर्ड प्राइस ही गलत है। जब मार्केट के अंदर में 11 रुपए का खरीदने गया तो मार्केट के अंदर प्रिवेलिंग प्राइस था 12.5 रुपए। आपने पूछा ऐसा क्यों, तो उसने बोला भाई साहब इसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए हैं और टैक्सेस के लगने के बाद ये 5 रुपए अब 5 रुपए नहीं रहा, ये 5 रुपए बढ़ के 12.5 रुपए हो गया है। 6 रुपए की चक्कर में पिटाई करने वाले लोगों, बल्कि मुझे तो आपको टॉफी देनी चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए। मैंने कंपनी का 1.5 रुपया बचाया है। क्या बात समझ में आई? तो 5 माइनस 12.5 कितना होगा, 7.5, और यह है आपका एडवर्स। क्यों? तो इस 7.5 की जिम्मेदारी किसकी? टॉप मैनेजमेंट की। टॉप मैनेजमेंट क्या करता है? प्लानिंग करता है। तो ये क्या बोलते हैं? प्लानिंग वेरिएंस। इस 1.5 रुपए की जिम्मेदारी किसकी? तो इस 1.5 रुपए की जिम्मेदारी परचेज मैनेजर की। भाई साहब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई परचेज मैनेजर सिर्फ इस 1.5 रुपए को ही तो कंट्रोल कर सकता था, इसीलिए उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग या ऑपरेशनल वेरिएंस। तो कुल मिला के मैंने क्या किया, इस 6 रुपए के नेगेटिव वेरिएंस को 2 पार्ट में तोड़ दिया। एक तो वो वेरिएंस जिससे पता पड़े मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन, और एक वो वेरिएंस जिससे पता पड़े ऑपरेटिंग स्टाफ का कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन बोले तो उन्होंने कितना सहयोग दिया इस वेरिएंस के एडवर्स आने में या फेवरेबल आने में। अच्छा, तो इसके अंदर ये निकालना है। रिक्वायरमेंट नंबर 2, ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्रिंसिपल। हाँ, एक तो प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंस था और दूसरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यानी कि एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस करने में कितनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज लगनी चाहिए थी माइनस एक्चुअल में कितनी एक्टिविटीज लगी, दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा, एक्चुअल जो एक्टिविटी लगी उसे लगाने में कितना खर्च आना चाहिए था माइनस एक्चुअल में कितना खर्च आया, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो रिक्वायरमेंट पढ़ते ही पूरे क्वेश्चन का आंसर लगभग दिमाग में बन चुका है। अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ी है। तो यह तरीका है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को पढ़ने का। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अब हमें क्लियर है कि हमें किस डायरेक्शन में पढ़ना है। डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। चलो भाई, JPY Limited produces a single product. It has recently automated part of its manufacturing plant and adopted TQM and just-in-time manufacturing system. जरा ध्यान देना, बड़ी खास बात है, ध्यान दो। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट मैंने नहीं पढ़ी होती, तो क्वेश्चन की इस सेकंड लाइन को पढ़कर बताओ जरा मैं किस चैप्टर की ओर चला जाता? बताओ जरा।
मैं किसी और चैप्टर की ओर तरफ चला जाता, मैं किसी और चैप्टर के बारे में सोचने लगता कि यार TQM जस्ट इन टाइम, ओहो ये टॉपिक तो मैंने छोड़ दिए थे, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाएगा। तो देखा आपने, क्वेश्चन के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपको मिसलीड कर सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ICAI आपको अच्छे से जज करना चाहता है, आपके स्किल्स को अच्छे से इंप्रूव करना चाहता है। डॉक्टर हैं आप, अगर पेशेंट आपके पास आया है तो पहले उसको ऑब्जर्व करो, उसकी तकलीफ पूछो, फिर उस तकलीफ को सॉल्व करने के संबंध में क्वेश्चन पूछो। यह है प्रैक्टिकल टेक्निक। मतलब क्वेश्चन हमारा पेशेंट है, क्वेश्चन आया, सबसे पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ो। रिक्वायरमेंट को पढ़ लेने के बाद अब क्वेश्चन को पढ़ो रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने का नजरिया लेकर। तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन ऐमे ही दी होती है फालतू में, जिसका क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई योगदान नहीं होता। जैसे सेकंड लाइन, कोई योगदान नहीं है इसका सिवाय कंफ्यूजन के। अगर रिक्वायरमेंट पढ़ने से पहले इस लाइन को पढ़ लेते तो एग्जाम के अंदर TQM वाले चैप्टर में चले जाते, जस्ट इन टाइम वाले चैप्टर में चले जाते, जबकि वहां से तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नो इन्वेंट्रीज आर हेल्ड फॉर मटीरियल एज वेल एज फॉर फिनिश गुड्स। कहने का मतलब है ना तो ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है। अच्छा, द कंपनी करंटली यूसेज स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। देख रहे हो आप कितना घुमा रहा है क्वेश्चन। फॉलोइंग आर रिलेटेड टू फोर्थ क्वार्टर ऑफ 18-19। आपको टेबल दे रखी है, लिखा है बजट, एक्चुअल, प्रोडक्शन एंड सेल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। जरा पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है। 1 लाख यूनिट्स बनानी होंगी, प्लान था ये, या फिर कह लीजिए 1 लाख यूनिट्स बनाएंगे। 1 लाख यूनिट्स को बनाने में 2 लाख kg मटेरियल लगेगा। क्या मतलब? 2 kg पर यूनिट, 2 kg पर यूनिट। अच्छा, स्टैंडर्ड प्राइस कितना? 30 रुपए पर kg। सही बात है। 1 लाख यूनिट्स को बनाने में 25,000 घंटे लगने चाहिए। मतलब 25,000 डिवाइड बाई 1 लाख यानी 0.25 आर, 0.25 आर पर यूनिट। समझ में आ रही है ना बात? अच्छा, 0.25 आर को मैं अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? 15 मिनट। यानी अकॉर्डिंग टू बजट 1 यूनिट को बनाने में 15 मिनट लगने चाहिए। ठीक है जी। 1 लाख यूनिट को बनाने में 3,20,000 का फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा आना चाहिए। बताओ क्या हर इंफॉर्मेशन समझ में आ गई? आ गई। अब बात करते हैं एक्चुअल की। एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में बनाए गए हैं 1,10,000 यूनिट। अच्छा, 1,10,000 यूनिट को बनाने में एक्चुअल में लगा है 2.5 लाख kg। ओहो, एक्चुअल प्राइस है 31 रुपए 20 पैसे पर kg। ओहो, घंटे लगे हैं 23,000 और 1 घंटे की पेमेंट की है 300 रुपए। अच्छा, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा आया है 3,60,000। बताओ क्या इस टेबल को समझने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आराम से मैं चल रहा हूं हर एक बात को समझाते हुए। प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। क्या मतलब? कि प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट को जब हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में चार्ज करते हैं तो लेबर आवर के बेस पे करते हैं। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। द CEO intend to introduce activity based costing system along with TQM and JIT for better cost management। बड़ी अच्छी इंटेंशन है। A committee has been formed for this purpose. Committee has further analyzed and classified the production overhead of 4th quarter।
ध्यान देना, फोर्थ क्वार्टर। यहां पे किसकी बात हो रही है? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड, यानी पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते थे, कंपनी अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का इस्तेमाल करना चाहती है। तो उन्होंने बताया, फिर से टेबल है बजट एंड एक्चुअल। अब जरा ध्यान देना, कॉस्ट को दो पार्ट में तोड़ दिया, एक है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट और एक है सेटअप कॉस्ट। तो 96,000 प्लस 224 कितना हो गया? 320। कर पा रहे हैं मैच? 96,000 प्लस 224 कितना हो गया? 3,20,000। अब आ जाओ एक्टिविटी। मटेरियल हैंडलिंग कितनी बार? अच्छा, मटेरियल हैंडलिंग का मतलब क्या, जरा सोचो। मटेरियल हैंडलिंग सोचो जरा। ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कस्टमर ने जो हमें ऑर्डर दिया है उसको डिलीवर करने के लिए मटेरियल हैंडलिंग कितनी बार करनी पड़ेगी? सेटअप कितनी बार मशीन के बटन को ऑन करना पड़ेगा? कितनी बार पूरे मशीन का सेटअप लगाना पड़ेगा? सर यूट्यूब के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ ठीक है, मैं सेटअप लगाता हूं, आप रेडी हो जाओ। समझ गए? सेटअप 2,000। तो ये क्या है? 1,00,000 यूनिट्स को बनाने में, जरा ध्यान देना, लिंक कर रहा हूं, 1,00,000 यूनिट्स को बनाने में 8,000 बार मटेरियल हैंडलिंग की जानी चाहिए। चाहिए वर्ड कहां से आया? बजट से आया। अच्छा, 1,00,000 यूनिट्स को बनाने के लिए 2,000 बार सेटअप करना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? हमारी एक्टिविटी। अच्छा, लिखा हुआ भी है एक्टिविटी। अब बात करते हैं एक्चुअल की, जरा ध्यान देना, एक्चुअल की बात करते हैं। 1,24,000 प्लस 236, दोनों को जोड़ दो जरा, कितना आ गया? 3,60,000। इसका मतलब क्या है कि 3,60,000 के अंदर मटेरियल हैंडलिंग पर किया गया खर्चा है 1,24,000, सेटअप पर किया गया खर्चा है 2,36,000। अच्छा, एक्चुअल में कितनी बार मटेरियल हैंडलिंग की गई है? 8500 बार। एक्चुअल में कितनी बार सेटअप किया गया है? 2100 बार। बात समझ में आ गई? अच्छा, जरा मुझे यह बताओ कि कॉस्ट पर एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए? कॉस्ट पर एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए? इस चाहिए शब्द पर जरा गौर देना, गौर फरमाना। 96,000 का खर्चा होना चाहिए था और 96,000 का खर्चा होगा जब 8,000 बार मटेरियल हैंडलिंग करेंगे। इसका मतलब है 96,000 डिवाइड बाई 8,000, यानी कि एक बार मटेरियल हैंडल करने में 12 रुपए का खर्चा होना चाहिए था। ठीक बात है? 2,24,000 का सेटअप का खर्चा होना चाहिए था और 2,000 बार सेटअप होना चाहिए था। मतलब एक बार सेटअप करने में 112 रुपए का खर्चा होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ते हैं। रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू फोर्थ क्वार्टर वर मेड एज बिलो। आपके दिमाग में यहां पर घंटी बज जानी चाहिए। रिवीजन 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 स्टैंडर्ड का, इसका मतलब है कि यहां पर प्लानिंग वेरिएंस और ऑपरेटिंग वेरिएंस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब मतलब क्या है? जब शुरू में हमने प्लानिंग की थी तो हमको लग रहा था कि एक यूनिट बनाने में 2 kg मटेरियल लगना चाहिए। कितना? 2 kg। दिख रहा है यहां पर आपको 2 kg, लिखा भी था मैंने ऊपर वाली टेबल में। लेकिन जब काम करना चालू किया एक्चुअल में, तब मालूम पड़ा
कि 2 रुपए नहीं, सॉरी 2 kg नहीं, 2.25 kg पर यूनिट लगना चाहिए था। स्टैंडर्ड को रिवाइज करा है, एक्चुअल तो अलग है। ध्यान देना, जब प्लानिंग करी ओरिजिनल तो ऐसा बोला परचेज मैनेजर को कि परचेज मैनेजर साहब, मार्केट से आपको मटेरियल 30 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन जब मैनेजर साहब एक्चुअल में मार्केट में मटेरियल खरीदने गए तो तुरंत मैनेजमेंट को फोन करना चाहिए था कि ये आपको 30 रुपए का नहीं 31 रुपए का मिलना चाहिए। डायरेक्ट लेबर आवर्स, एक यूनिट को बनाने में 15 मिनट लगने चाहिए थे एज पर ओरिजिनल स्टैंडर्ड। मैनेजमेंट को बाद में लगा कि हमने जल्दबाजी कर दी और टाइम गलत निकाल लिया, ये 15 मिनट नहीं 12 मिनट लगना चाहिए था। पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। बताओ जरा, क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत? एग्जाम में भी ऐसे ही पढ़ना है, बस मैंने यहां पर आपको डिटेल में समझाते हुए क्वेश्चन को पढ़ा है। एग्जाम में आपको अपने लिए क्वेश्चन पढ़ना है तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा। पहले पढ़ेंगे आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। अब निकालते हैं प्लानिंग वेरिएंस एंड ऑपरेटिंग वेरिएंस। सबसे पहले बात करेंगे मटेरियल की। सबसे पहले बात करेंगे मटेरियल की, जरा ध्यान देना। ये रहा आपका मटेरियल वेरिएंस। क्वेश्चन में क्या क्या निकालने के लिए बोला है? यूसेज वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस। आपका मन करे तो टोटल वेरिएंस निकालो, वरना मत निकालो, आपकी मर्जी है, क्वेश्चन ने नहीं बोला। फिर इस ट्रेडिशनल वेरिएंस को 2 पार्ट में तोड़ना है। कितना हिस्सा प्लानिंग वेरिएंस का है और कितना हिस्सा ऑपरेटिंग वेरिएंस का है। तोड़ना किसको है? यूसेज वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस। टोटल वेरिएंस निकालना मत निकालना आपकी मर्जी है, क्वेश्चन में नहीं पूछा है। लेकिन अगर आप स्टडी मैट के, अगर आप आईसीआई के आंसर को देखेंगे तो उन्होंने टोटल वेरिएंस निकाला है। बताओ क्यों निकाला है? आपको समझाने के लिए। स्टडी मैट में या आईसीआई के जो आंसर्स होते हैं वो बहुत डिटेल में होते हैं, आपको समझाने के लिए। एग्जाम के अंदर सिर्फ उतना ही करना है जितना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, उससे ना 1 इंच ज्यादा ना 1 इंच कम, उतना ही करना है। सबसे पहले निकालेंगे यूसेज वेरिएंस। जरा ध्यान देना, यूसेज वेरिएंस। आपको 10 बॉक्स अप्रोच याद आती है? एक टेबल बनाई थी और फॉर्मूला क्या था? M1 माइनस M3 यूसेज वेरिएंस का। क्या था फॉर्मूला? SQAO माइनस AQ मल्टीप्लाइड बाई SP। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी माइनस एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितनी क्वांटिटी एक्चुअल में लगी मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। तो ध्यान देना जरा। देखो, इसको मैंने A बोला है, इसको मैंने C बोला है और इसको मैंने B बोला है। यहां पर मैंने क्या लिखा है? एक्चुअल आउटपुट को बनाने में, ध्यान देना, एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी और कितनी क्वांटिटी एक्चुअल में लगी। तो एक्चुअल तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1,10,000 यूनिट को बनाने में 2.5 लाख केजी लगाए, 2.5 लाख केजी लगाए और किस प्राइस पर? 31.20। तो लो भाई, 2.5 लाख केजी 31.20 कितना आ गया आपका? 78 लाख रुपीस आ गया एक्चुअल में। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल स्टैंडर्ड। 1,10,000 यूनिट्स को बनाने में 2 केजी पर यूनिट के हिसाब से 2,20,000 केजी लगना चाहिए था। ठीक बात है। रिवाइज स्टैंडर्ड के हिसाब से 1,10,000 यूनिट्स को बनाने में 2.25 केजी पर यूनिट के हिसाब से 2,47,500 केजी लगना चाहिए था। अब बात करते हैं यहां पर। तो भाई, जब मैं निकाल रहा हूं ओल्ड वेरिएंस, ट्रेडिशनल वेरिएंस, तो मैं कंपेयर करूंगा ए को और सी को। ध्यान देना जरा। ए मतलब ये वाली इंफॉर्मेशन, सी मतलब ये वाली इंफॉर्मेशन। तो ध्यान देना, 2,20,000
केजी माइनस 2,50,000 केजी, डिफरेंस है नेगेटिव -30,000 मल्टीप्लाइड बाई एसपी, तो 9 लाख का क्या आ गया? यूसेज वेरिएंस। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन मैनेजर साहब ने कंपनी के 9 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। प्रोडक्शन मैनेजर साहब ने कंपनी के 9 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। अब प्रोडक्शन मैनेजर साहब को बुलाया जाएगा, उनको बोला जाएगा 9 लाख का नुकसान कर दिया आपने, बताओ आपको मार दिया जाए या आपको छोड़ दिया जाए? बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? क्या बोलेंगे प्रोडक्शन मैनेजर साहब? साहब अभी मुझे मारो नहीं, अभी मुझे काटो नहीं, पहले प्लानिंग और ऑपरेटिंग वेरिएंस तो निकाल लो। उसके मन में एक उम्मीद है, क्या पता सारा वेरिएंस प्लानिंग की गड़बड़ी की वजह से आ रहा हो। देख रहे हो कितना पॉजिटिव आदमी है। ठीक बात है, निकाल लेते हैं। प्लानिंग वेरिएंस यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला वही रहेगा, SQAO माइनस AQ मल्टीप्लाइड बाई SP। एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी माइनस एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी माइनस एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितनी क्वांटिटी लगी। यह है प्लानिंग वेरिएंस। अब ध्यान देना जरा, जब प्लानिंग वेरिएंस को निकालूंगा तो मैं दो चीजों को कंपेयर करूंगा, और वो दो चीजें क्या है? A और B। यानी कि मैं निकालूंगा मैनेजमेंट की गलती। ओहो इतने बड़े आदमी हैं हम। हाँ जी, आपको मैनेजमेंट बुलाएगा कंपनी के अंदर, एडवाइस दो जी क्या करें। तो देखो, ए को मानेंगे स्टैंडर्ड और बी को मानेंगे एक्चुअल, और निकाल देंगे यूसेज वेरिएंस का प्लानिंग वाला हिस्सा। इसमें कितनी गलती टॉप मैनेजमेंट लोगों आपकी है? तो देखो 2,20,000 केजी माइनस 2,47,500 केजी, कहां से लेकर आया फिगर ये वाली? यहां से लेकर आया 2,20,000 केजी, 2,47,500 केजी मल्टीप्लाइड बाई SP 30 रुपए। आपके मन में आ रहा होगा सर SP 31 रुपए क्यों नहीं लिया? तो मैंने बताया ना आपको, ए को मानूंगा स्टैंडर्ड और बी को मानूंगा एक्चुअल। कहां मानूंगा? मन में मानूंगा। एग्जाम में क्या इस लाइन को लिखना जरूरी है? बताओ, नहीं जरूरी है, यह आपको समझाने के लिए मैंने यहां पे लिखी है। तो निकालो भाई। तो 8,25,000 का नेगेटिव वेरिएंस, ओए होए होए होए, किसकी गलती है? मैनेजमेंट की। अब बताओ, प्रोडक्शन मैनेजर चौड़ा नहीं हो जाएगा? अभी क्या बोल रहे थे आप? 9 लाख का नुकसान करा दिया, काट दें कि मार दें? हैं? बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? अब बताओ मैनेजमेंट साहब, 9 लाख रुपए का नेगेटिव वेरिएंस आया, जिसमें से 8,25,000 का वेरिएंस तो आपकी गलती से आ रहा है। बताओ अब आपके साथ क्या सलूक किया जाए? तो क्या बोलेगा टॉप मैनेजमेंट? टॉप मैनेजमेंट कुछ नहीं बोल सकता भाई, उसने भी गलती की है, जिसके चक्कर में 8,25,000 का नेगेटिव वेरिएंस आ गया। वो क्या बोलेगा? थम जाओ जरा, ऑपरेटिंग वेरिएंस निकालने तो दो। तो लो, अब निकाल रहा है टॉप मैनेजमेंट ऑपरेटिंग वेरिएंस। ऑपरेटिंग वेरिएंस मतलब यूसेज वेरिएंस का वो हिस्सा जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर साहब आप जिम्मेदार हो। तो क्या करेंगे? बी और सी को कंपेयर करेंगे। बी बोले तो एम, बोले तो मास्टर नहीं, बी बोले तो बीच वाला, और सी बोले तो एक्चुअल। तो बी और सी इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे और क्या निकालेंगे? यूसेज वेरिएंस का वो हिस्सा जिसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर साहब के कान खींचे जाएंगे। बहुत पंगे ले रहे हो टॉप मैनेजमेंट से। तो 2,47,500 केजी माइनस 2.5 लाख केजी मल्टीप्लाइड बाई 31। सर SP 31 क्यों हो गया? क्योंकि बी को मैंने माना है स्टैंडर्ड और सी को मैंने माना है एक्चुअल। ये आ गया आपका 77,500 एडवर्स। हां भाई प्रोडक्शन मैनेजर साहब, गलती तो आपने भी की है, गुनेगार तो आप भी हो। 9 लाख रुपए का एडवर्स वेरिएंस था, 9 लाख रुपए का, जिसमें से 8,25,000 की गलती किसने की? टॉप मैनेजमेंट ने। एक सेकंड रुक जाइए जरा, कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं। ठीक है,
तो 77,500 एडवर्स यूसेज वेरिएंस आ रहा है। तो यहां पर प्रोडक्शन मैनेजर की भी गलती है। तो यह है आपका प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंस। देखो मैंने एक का निकाल के समझा दिया आपको, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का। ऐसे ही निकालेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, और ऐसे ही निकालेंगे लेबर एफिशिएंसी, लेबर रेट। टोटल निकालना आपकी मर्जी है। लेबर एफिशिएंसी, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी, लेबर रेट, बिल्कुल सेम तरीके से वही फॉर्मूला। एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितने आवर्स लगने चाहिए थे माइनस एक्चुअल में कितने आवर्स लगे। तो देख रहे हैं आप किस प्रकार से हम निकालते हैं गलती के अंदर से गलती। अगर एक गलती दिख रही है तो उस गलती के पीछे कौन जिम्मेदार है। तो ये आंसर एक बार आप नीचे पीडीएफ से फाइल डाउनलोड करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 पर। बाकी वेरिएंस को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही सिंपल है, बात समझ गए होंगे आप। ऐसे ही निकालेंगे प्राइस वेरिएंस, उसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे। फिर निकालेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, उसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे। लेबर रेट वेरिएंस, उसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे। अच्छा, फॉर्मूला याद करने के लिए किसका याद करेंगे? 10 बॉक्स अप्रोच को याद करेंगे, है ना, जो आपको सिखाई गई क्लास के अंदर। अच्छा, अगर आपने मुझसे नहीं की है क्लास तो कोई बात नहीं, आपने जहां से भी क्लास की है फॉर्मूला तो आपको याद होगा, तो आप उसके बेस पर रिकॉल करेंगे फॉर्मूले को। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2। रिक्वायरमेंट नंबर 2 ये 12 रुपए तो हमने पहले निकाल के दिखाए थे आपको कि एक बार मटेरियल हैंडल करने में 12 रुपए का खर्चा आना चाहिए। ध्यान देना जरा, बजट के हिसाब से 1 लाख यूनिट्स बनाकर बेचने में 8,000 बार मटेरियल को हैंडल करना चाहिए था। तो बताओ 1,10,000 यूनिट्स को बनाकर बेचने में मटेरियल को कितने बार हैंडल करना चाहिए था? निकालो जरा। 1 लाख यूनिट्स को बनाकर बेचने में मटेरियल को 8,000 बार हैंडल करना चाहिए था। तो बताओ 1,10,000 यूनिट्स को बनाने में कितनी बार करना चाहिए था? 8800 बार करना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में कितना किया? 8500 बार। इसका मतलब है 300 बार कम किया। इसका मतलब है 300 बार कम करके 300 बार के बराबर जो खर्चा हो सकता था उसे आपने बचा लिया। तो यही है आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। एक्चुअल आउटपुट को बनाकर बेचने में जितनी बार मटेरियल हैंडल करना चाहिए था माइनस एक्चुअल मटेरियल को बनाकर बेचने में कितनी बार मटेरियल एक्चुअल में हैंडल किया, इस डिफरेंस को मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर एक्टिविटी, आगे आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। ये वही चीज है। 10 क्वेश्चन को 5 घंटे में करना चाहिए था, आपने 6 घंटे लगा दिए, -1 एडवर्स वेरिएंस। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस की। 8500 बार एक्चुअल में 8500 बार एक्चुअल में मटेरियल को हैंडल किया गया है। तो 8500 बार एक्चुअल में मटेरियल को हैंडल करने में कितना खर्चा आना चाहिए था? तो 8500 गुना 12, 12 कहां से आया? तो 12 यहां से आया। 8500 गुना 12, अच्छा 8500 गुना 12 यानी 1,02,000 का खर्चा होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में कितना किया? 1,24,000 हमने क्वेश्चन में देखा था। अच्छा, 1,02,000 का खर्चा होना चाहिए था, 1,24,000 का खर्चा कर दिया। तो भाई साहब 22,000 का खर्चा एक्स्ट्रा नहीं कर दिया? एक्स्ट्रा मतलब एडवर्स। तो मैंने यहां पर आपको मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट के संदर्भ में जो एफिशिएंसी वेरिएंस है और जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, इसको फुल एक्सप्लेनेशन देते हुए यहां पर समझा दिया है। इसी बेस पर आप सेटअप कॉस्ट को भी निकाल सकते हो। सॉल्यूशन में बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको लिख के दिया है, आप आसानी से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। बात समझ में आ गई? कैसा लगा ये क्वेश्चन? ये नया क्वेश्चन है जो आईसीआई ने ऐड किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, जरा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्वेश्चन नंबर 1 को क्या बात समझ में आ गई कि रिवर्स रीडिंग टेक्निक काम की है सर। तो क्या करना है, सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, उसके बाद उस रिक्वायरमेंट का सॉल्यूशन क्या देना है, इस बात को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है, इवेल्युएट द परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम इन एएफ। एएफ क्या है, कंपनी का नाम। अच्छा, हमें इवेल्युएट करना है परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम को। ये तो चैप्टर नंबर 8 से लग रहा है, चैप्टर नंबर 8, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। हाँ, इसमें शायद ये बताना पड़ेगा कि जो सिस्टम परफॉर्मेंस को मेजर करने का ये कंपनी अभी फॉलो करती है, वो ठीक है कि नहीं है, वो सिस्टम ठीक है कि नहीं है, शायद ऐसा कुछ इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट को पढ़कर हमको कुछ आइडिया मिल गया, एक डायरेक्शन मिल गई कि हमें इस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त, हर लाइन को पढ़ते वक्त इस बात को मन ही मन चेक करना है कि परफॉर्मेंस मेजर करने का सिस्टम कैसा है। इस कंपनी के अंदर जब कंपनी के एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है तो क्या वो तरीका ठीक है या उसमें कुछ गड़बड़ है। अगर गड़बड़ है तो नीचे बता देंगे आंसर के अंदर, और अगर बढ़िया है तो बोल देंगे मस्त है जी, जबरदस्त है जी। तो आ जाइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अब। एक्वेटिक फीड यानी एएफ इज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ फिश एंड अदर सी एनिमल फीड। ये क्या बनाती है, मछलियों और जो सी एनिमल हैं, जो समुद्र में रहते हैं, उनका खाने का खाना। जैसे बचपन में कभी आप कभी ना कभी गए होंगे, आपने मछलियों को वो आटे की गोलियां खिलाई होंगी, पेज के ऊपर राम लिखो, आटे की गोली बनाओ और फेंक दो। तो फीड मतलब उनका खाना। तो ये कंपनी क्या करती है, वही बनाती है। अच्छा, इतना धर्म पुण्य का काम करती है कंपनी, अरे प्रॉफिट मेकिंग है। AF has made its credit pointing effort and service for over 1 decade in development of culture, processing and export with its state-of-art fish feed and processing plant। कुल मिलाकर बात यह है कि कंपनी 10 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है और ये एक्सपोर्ट करती है, प्रोसेस करती है और कल्चर को डेवलप करने पे ध्यान दे रही है। हॉलमार्क ऑफ AI is constant upgradation of aquaculture technology, bringing latest development in the field to the doorstep of Indian aquaculture farmer। एग्जाम के अंदर आपने इतना पढ़ा, यहां तक क्या बात समझ में आई? ये कंपनी है, सी एनिमल फीड बनाती है, उनके खाने की चीजें बनाती है। अच्छा, इट स्टैंड्स एज ए लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ हाई क्वालिटी फीड, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट टू द फार्मर एंड कैटर्स टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्लोबल कस्टमर। कुल मिलाकर बात यह है कि इसके माल में दम है। जैसा बोलता था ना कि सीमेंट में दम है, वैसे इसके माल में दम है। वन ऑफ इट्स फिश फीड प्रोडक्ट इज बी। अच्छा, क्या नाम है जी प्रोडक्ट का? बी नाम है। विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग एंड हीटिंग 3 इंग्रेडिएंट्स B1, B2, B3। इट यूजेज ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम टू मॉनिटर इट्स कॉस्ट। ओहो, रुको 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 रुको, इस लाइन को पढ़ के कुछ घंटियां सी बजने लगी। इसके पहले लाइन क्या बोलती है कि बी को बनाने में 3 चीजों का इस्तेमाल होता है, B1, B2 एंड B3। और इस लाइन में क्या बोल दिया, इट यूजेज ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम टू मॉनिटर इट्स कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट बढ़े नहीं, इस बात को इंश्योर करने के लिए कंपनी ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम लगा रखा है। इसका मतलब है ये कंपनी वेरिएंस निकालती होगी। वेरिएंस निकालने के बाद रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करती होगी। बड़े सिस्टम है यार। द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 100 kg ऑफ बी इज एज फॉलोज। ध्यान देना जरा, अगर बी के 100 kg बनाने हो, 100 kg, तो B1 लगता है 42 kg, B2 लगता है 62 kg
और B3 लगता है 21 केजी। ये था 100 किलो के हिसाब से, टोटल लग गया 125 केजी। यानी 125 केजी मटेरियल लगाकर 100 केजी का आउटपुट आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पर केजी कितना मटेरियल लगता है, निकाल सकते हो? हाँ जी, निकाल सकते हैं। 0.42, 0.62 और 0.21। सर बी की 1 किलो बनाने में इतना इतना लगता है, बी का 1 किलो बनाने में इतना इतना लगता है, 0.42, 0.62 और 0.21, यानी कि 1.25 किलो लगता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, कॉस्ट कितनी है? 3 रुपए, 6 रुपए, 2 रुपए। ये कौन सी कॉस्ट है? कितनी है या कितनी होनी चाहिए? तो भाई साहब ये चाहिए वाली कॉस्ट है, स्टैंडर्ड। यानी कि बी के 100 केजी बनने में 42 केजी B1 लगना चाहिए, 62 केजी B2 लगना चाहिए और 21 केजी B3 लगना चाहिए। अच्छा, कॉस्ट 3 रुपए पर केजी, 6 रुपए पर केजी, 2 रुपए पर केजी होनी चाहिए। वाह क्या बात है। फिर क्या यदि आपको ये कॉस्ट पर 100 केजी, 42 गुना 3 126, 62 गुना 6 372, 21 गुना 2 42, तीनों को ऐड कर दो 540। तो सर यहां तक बात समझ में आ गई, आगे पढ़ते रहिए। ठीक है जी, पढ़ते रहते हैं। अब है कुछ नोट्स, पढ़ते रहते हैं, दिमाग में रखेंगे कि हमें इसके परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम को नीचे इवेल्युएट करना है। अच्छा है, खराब है, अच्छा है तो क्यों अच्छा है, खराब है तो क्यों खराब है। ध्यान देना, B1, B2, B3 आर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है। देयर क्वालिटी एंड प्राइस चेंजेस सिग्निफिकेंटली एवरी ईयर। हाँ, इसके प्राइस हर साल चेंज हो जाते हैं तीनों के। अच्छा, क्वालिटी भी चेंज हो जाती है। अच्छा, सिग्निफिकेंटली चेंज होती है, सिग्निफिकेंटली। अच्छा, स्टैंडर्ड प्राइसेस आर डिटरमाइंड एट द एवरेज मार्केट प्राइस ओवर लास्ट 3 ईयर्स। ये क्या चीज है? ओ हो सर, बात कुछ गड़बड़ हो गई यहां तो। अब ये क्या बोलता है कि जब हम स्टैंडर्ड प्राइस निकालते हैं ना, ये जो ऊपर लिखे मिले थे हमारे को, कहता है कि जब हम स्टैंडर्ड प्राइस निकालते हैं ना, तो पिछले 3 साल का मार्केट का एवरेज प्राइस ले लेते हैं। कारण क्या है? फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं प्राइस। अब आप मुझे बताओ, पिछले 3 साल में जो प्राइस रहे हैं उनका एवरेज निकालकर स्टैंडर्ड प्राइस के रूप में प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर थोप देना, परचेज मैनेजर के ऊपर थोप देना, क्या सही है? क्या उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए स्टैंडर्ड प्राइस लेटेस्ट प्राइस नहीं होने चाहिए थे? हाँ सर, पॉइंट है। अगर मुझे प्रोडक्शन मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है तो रिसेंट यूटिलाइजेशन के बेस पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेट की जानी चाहिए थी। हाँ, अच्छा सर, इसके बारे में तो कुछ नहीं बोला, प्राइस के बारे में बोल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, अब दोबारा बात करते हैं। परचेज मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है तो स्टैंडर्ड प्राइस रिसेंट प्राइस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए था। रिसेंट प्राइस मतलब जो लेटेस्ट लास्ट प्राइस है। मगर सर वो तो बार बार चेंज हो जाता है ना। हाँ तो ठीक है ना, 1 महीने का एवरेज ले लो, 2 महीने का एवरेज ले लो, 3 महीने का एवरेज ले लो, बट 3 साल का एवरेज आपको नहीं लगता ये कुछ गड़बड़ है? हाँ जी, ये गड़बड़ लग रही है सर, सही कह रहे हो आप। और यहां तो पासा पलट गया, यह पॉइंट नंबर 1। यहां तो पासा पलट गया, ऊपर पड़ गया। मैं क्या लग रहा था कि कंपनी का परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, मतलब वेरिएंस निकालते होंगे। वेरिएंस अगर फेवरेबल है तो मिठाइयां मिलती होंगी और अनफेवरेबल है तो जूते पड़ते होंगे। लेकिन यहां पर आके पता पड़ा कि नहीं 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 नहीं, गड़बड़ है भैया। पहला पॉइंट मिल गया जो बता रहा है कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम में गड़बड़ी है। स्टैंडर्ड प्राइस रिसेंट प्राइस के बेस पे होना चाहिए था, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बेस पे होना चाहिए था। 3 साल के बेस पे प्राइस को लेना बेवकूफी है। आगे बढ़ते हैं। AF हैज ए परचेजिंग मैनेजर रेस्पॉन्सिबल फॉर परचेजिंग एंड प्राइसिंग। बताओ भाई, अगर ये लाइन क्वेश्चन में ना भी लिखी होती तो हमको क्या मालूम नहीं था? अरे भाई, परचेज मैनेजर इसी काम के लिए रखा जाता है कि परचेज करे। प्राइस ज्यादा देगा तो पिटाई हो जाएगी उसकी, प्राइस कम दे के आएगा तो उसे मिठाइयां मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड मिक्स
इज डिसाइडेड बाय मैनेजिंग पार्टनर। मैनेजिंग पार्टनर, आगे बढ़ता हूं, कुछ डाउट हो रहा है इसके ऊपर। स्टैंडर्ड मिक्स इज डिसाइडेड बाय मैनेजिंग पार्टनर हैविंग 15 years रिच एक्सपीरियंस इन एक्वाकल्चर फील्ड। ये क्या बात हुई? प्रोडक्शन कौन कर रहा है? प्रोडक्शन मैनेजर। तो भाई प्रोडक्शन करते वक्त फिनिश गुड्स को बनाने में कौन सा मटेरियल कितनी क्वांटिटी में लगना चाहिए, किसको बताना चाहिए था? सर ये बात तो प्रोडक्शन मैनेजर को ही बतानी चाहिए थी। अच्छा बता कौन रहा है? मैनेजिंग पार्टनर। गलत है। मैनेजिंग पार्टनर बता रहा है अरे सब्जी में नमक ज्यादा हो गया। कौन बता रहे हैं? आप। अरे भैया पहले बनाकर देखो कितनी मेहनत लगती है सब्जी को बनाने में। अगर आपकी मदर बोले कि सब्जी में नमक कम हो गया है तो हाँ ठीक है, क्योंकि वो उस चीज की एक्सपर्ट है। वैसे ही प्रोडक्शन मैनेजर इस बात का एक्सपर्ट है कि प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल कितनी क्वांटिटी में लगना चाहिए, तो उसको बताने दो ना। कौन बता रहा है यहां पर? मैनेजिंग पार्टनर। तो गड़बड़ है भैया। ये बताएंगे क्या लगना चाहिए, और फिर जब वो बेचारा एक्चुअल में काम करेगा आप उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे, बोलोगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हम फॉलो करते हैं, उसकी पिटाई करोगे, अच्छी बात है। बेसिस ही गलत है। उसके देखो आगे क्या लिखा है, हैविंग 15 years रिच एक्सपीरियंस। अरे भाई कितना ही अनुभवी क्यों ना हो आप, लेकिन आप प्रोडक्शन मैनेजर तो नहीं हो ना। प्रोडक्शन मैनेजर तो नहीं हो ना आप। दूसरी गलती, द लास्ट टाइम दिस वॉज डन एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग बी was 6 years back and the standard mix has not been changed since। बाप रे बाप, 3 साल पहले मैनेजिंग पार्टनर ने एक प्रोडक्शन मिक्स सेट किया था। नहीं 6 साल पहले, 6 साल पहले सेट किया था। अब बताओ 6 साल से उस प्रोडक्शन मिक्स को चेंज नहीं किया। क्या लग रहा है आपको? ठीक है, ये भी तो गलती है। जब स्टैंडर्ड मटेरियल मिक्स क्वांटिटी रेशो ही गलत है तो भैया प्रोडक्शन मैनेजर का यूसेज वेरिएंस तो एडवर्स आएगा ना, और जब वो एडवर्स आएगा आप उसकी पिटाई कर दोगे। गलत बात है। इन 3 बातों ने यहां बता दिया कि भाई साहब सिस्टम में गड़बड़ है। आगे बढ़ते हैं। मिक्सिंग एंड हीटिंग प्रोसेस आर सब्जेक्ट टू सम इवेपोरेशन लॉस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द करंट मंथ। अच्छा मंथली बात चल रही है, मतलब वेरिएंस मंथली निकालते होंगे। ओके ओके ओके। 4605 kg ऑफ बी वॉज प्रोड्यूस्ड। 4605 kg का प्रोडक्शन किया है यूजिंग द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट। बी का इतना लगा, सॉरी B1 का इतना लगा, B2 का इतना लगा, B3 का इतना लगा। यह है एक्चुअल कॉस्ट पर केजी, यह है टोटल कॉस्ट ऑफ बी, और ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट। बात समझ में आ गई? सर सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। एट एवरी मंथ एंड प्रोडक्शन मैनेजर रिसीव्स ए स्टेटमेंट फ्रॉम मैनेजिंग द पार्टनर। कुछ मिलता है हर महीने पे स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप तो नहीं है, चेक करते हैं। दिस स्टेटमेंट कंटेन्स मटीरियल प्राइस एंड मटीरियल यूसेज वेरिएंस। प्रोडक्शन मैनेजर को मटीरियल प्राइस वेरिएंस लिख के दे रहा है ये मैनेजिंग पार्टनर। ये तो पागल हो गया भाई। प्राइस वेरिएंस के लिए कौन जिम्मेदार है? परचेज मैनेजर। तो भाई परचेज मैनेजर को दो ना। गड़बड़ है। पॉइंट नंबर 4 ये बता रहा है कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम ठीक नहीं है। अच्छा यूसेज वेरिएंस देता है, चलो वो तो बात मान गए, प्रोडक्शन मैनेजर को देना चाहिए। एंड नो अदर फीडबैक ऑन एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस इज प्रोवाइडेड। ओहो, यह भी गलत बात है। यूसेज वेरिएंस अगर नेगेटिव है तो भी मैनेजिंग पार्टनर को लिख कर देना चाहिए कि ये नेगेटिव है, इसके रीजंस बताओ क्यों नेगेटिव है, हम साथ में बैठेंगे इनके रीजंस को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अगर पॉजिटिव है तब भी रीजन बताओ, अगर पॉजिटिव है हम आपको इंसेंटिव देंगे, मिठाई देंगे, आपके लिए मीटिंग में तालियां बजवाएंगे। तो देख रहे हो आप, 5 पॉइंट ऐसे मिल गए मेरे को जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस को मेजर करने का तरीका ठीक नहीं है। अब बताओ क्वेश्चन के अंदर क्या मटेरियल प्राइस वेरिएंस
मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालने की रिक्वायरमेंट है? भाई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, फिर भी निकाल देते हैं। तो ये रहा आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस को निकालने का टेबल। और यहां पर आपको निकाल के बताया गया यूसेज वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। ये एक टेबल है, एसपी 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 एपी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। एक्यू मतलब एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, RSQ मतलब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एंड SQA मतलब एक्चुअल आउटपुट के लिए कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी। अच्छा जी, ये 5 बातें, ये 6 बातें जो मैंने अभी आपसे की, उन बातों को मैंने यहां पर ऑलरेडी लिख दिया है। पहले लिखा ऑब्जर्वेशन, वही वाली बात लिख दी कि परचेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है प्राइस वेरिएंस के लिए, लेकिन यहां पर प्राइस बार बार चेंज हो रहा है, मार्केट बड़ी डायनेमिक है। तो ऐसे में अगर परचेज वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है, इसका मतलब है कि परचेज मैनेजर ने अच्छा काम किया है, उसके लिए तालियां बजाओ। दूसरा पॉइंट, प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है यूसेज वेरिएंस के लिए, यहां पर यूसेज वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है, तो वो भी इंडिकेटर है कि गुड परफॉर्मेंस है। ये 2 बातें कर लेने के बाद फिर मैंने बात की है वही वाली 4 बातें जो मैंने आपको बताई। पहली बात, स्टैंडर्ड प्राइस 3 साल के बेस पर सेट करना अपने आप में गलत है, रॉन्ग है। मैक्सिमम 1 महीना 2 महीना के बेस पर यह प्राइस सेट होना चाहिए। दूसरा, स्टेटमेंट हर महीने देते हो तो भाई उसको 2 पार्ट में तोड़ो ना, प्लानिंग वेरिएंस और ऑपरेटिंग वेरिएंस, ताकि मालूम तो पड़े मैनेजिंग पार्टनर साहब कि आप क्या गलती कर रहे हो। 5th पॉइंट, 6 साल पहले स्टैंडर्ड मिक्स सेट किया गया था, और वो भी किसने किया? मैनेजिंग पार्टनर ने। किसको इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था? प्रोडक्शन मैनेजर का, तो अब करवा लो। अगला पॉइंट, मैनेजिंग पार्टनर सिर्फ वेरिएंस निकाल कर दे देता है, शायद मैनेजिंग पार्टनर सिर्फ सीए इंटर पास है, वो सिर्फ इतना ही जानता है, वेरिएंस निकाल दो। उसका एनालिसिस तो फाइनल का पार्ट है ना। समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसे गलत मत समझ लेना, समझाने के लिए। मे भी ऐसा हो कि वो सिर्फ वेरिएंस निकालना जानता हो, लेकिन गलत है भाई है। वेरिएंस निकालने के बाद उसके ऊपर कमेंट तो दो। अगर अच्छा काम किया तो अप्रिशिएट करो, बुरा काम किया तो गालियां दो, कुछ तो करो, ताकि प्रोडक्शन मैनेजर को लगे कि इस रिपोर्ट में कुछ एक्शन होता है। ये सारी बातें लिखने के बाद मैंने क्या लिखा है कि इंप्लॉय अगर खुश होगा तो कस्टमर खुश होगा। अच्छा, इन सब पॉइंट को पढ़ लेने के बाद क्या बात समझ में आई कि जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम है भाई साहब, ये अच्छा नहीं है। इट नीड्स मैनी इंप्रूवमेंट एज सजेस्टेड अबव। तो लो जी, सेकंड क्वेश्चन भी आपका यहां पर कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा? इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में पढ़ने के तरीके को डिक्टेट करने का मेरा तरीका। एग्जाम हॉल में किस प्रकार से आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़कर उसके आंसर को लिखने का नजरिया माइंड में रखते हुए जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको आंसर लिखने में मजा आ जाएगा। तो यह है क्वेश्चन नंबर 2 जो कंप्लीट हो गया है। आईसीआई ने 3 क्वेश्चन ऐड किए हैं, 3 क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है जो ऐड किए हैं, तीसरा क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। लेकिन आपको बता दूं, एग्जाम के अंदर यह लिखा हुआ नहीं मिलेगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा, मेलेडी सुना होगा आपने, मेलेडी ही चॉकलेटी है। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी रिक्वायरमेंट, रिवर्स रीडिंग टेक्निक, और रिक्वायरमेंट पढ़कर हमें समझ पाएंगे कि आखिर ये क्वेश्चन है किस चैप्टर से एग्जाम के अंदर। तो ध्यान देना जरा। रिक्वायरमेंट नंबर 1, रिक्वायरमेंट नंबर 1 बोलता है डिस्कस द डिफरेंस इन ट्रीटमेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मतलब, इसका मतलब है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कोई कंपनी फॉलो करे तो प्रोडक्शन ओवरहेड को वो कैसे बांटती है, और अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो करे तो प्रोडक्शन ओवरहेड को कैसे बांटती है, इसका डिफरेंस बताओ। अच्छा, डिफरेंस बताना है। हो सकता है ये कंपनी अभी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो कर रही हो और इसीलिए आपसे पूछ रही है कि बताओ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को फॉलो करने के फायदे क्या हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 2, लिस्ट द स्टेप्स टू इंप्लीमेंट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग विद इन मेलेडी। इसका तो अब देखो, रिक्वायरमेंट नंबर 2 में क्वेश्चन ने कंफर्म कर दिया इनडायरेक्टली कि
आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के स्टेप बताने हैं, इसका मतलब है कि अभी ये कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो कर रही होगी। तो देखो बात को समझो, दो रिक्वायरमेंट पढ़ी मैंने अभी। पहले में क्या बोला, दोनों के अंदर जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके डिफरेंस को बताओ। हमने कहा ठीक बात है भाई। दूसरे में क्या बोला कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, इसके स्टेप बताओ, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। तो इन दोनों बातों को अगर आपस में जोड़ोगे ना आप, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इस क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड को फॉलो करती है कंपनी, ऐसा कहा गया होगा ऐसा। और अब हमसे पूछ रही है कि बताओ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को कैसे इंप्लीमेंट करें। रिक्वायरमेंट नंबर 3, एसेस वेदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वुड बी सुटेबल फॉर पियानो एंड कीबोर्ड डिवीजन। अब यहां पर ध्यान देना जरा, यहां पर क्या पूछा गया कि अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इंप्लीमेंट करें दो डिवीजन के लिए, मतलब इसके दो डिवीजन है। एक तो पियानो डिवीजन है, पियानो मतलब अदनान सामी सुना होगा आपने सॉन्ग। अच्छा, एंड कीबोर्ड डिवीजन मतलब कीबोर्ड तो कई प्रकार के होते हैं। एक कीबोर्ड वो जो कंप्यूटर में लगता है, और एक होता है होम कीबोर्ड जिसमें बच्चे घर में म्यूजिक को प्ले करना सीखते हैं। तो कुल मिलाकर रिक्वायरमेंट नंबर 3 से एक बात समझ में आई कि इस डिपार्टमेंट के दो डिवीजन हैं, एक है पियानो डिवीजन और दूसरा है कीबोर्ड डिवीजन। यहां पे क्या पूछा गया, बताओ क्या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन दोनों डिवीजन के लिए सुटेबल रहेगी कि नहीं। चौथा पॉइंट, एसएस एडवाइज मेलेडी अबाउट एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड वेज टू इंप्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस। बताओ जरा, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट ये कहां पढ़ा था आपने, सोचो जरा, एग्जाम में बैठे आप, सोचो जरा, तो आपको याद आएगा सर चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था। चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। हाँ सर, उसके अंदर एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट पढ़ा था, जिसको सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट भी कहते हैं। और वहां पर हमने इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ी थी, मतलब इस मेथड को कहां कहां यूज कर सकते हैं ये भी हमने वहां पे सीखा था। क्वेश्चन क्या बोलता है, एडवाइज मेलेडी अबाउट एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड वेज टू इंप्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस। यानी किस प्रकार से मेलेडी कंपनी एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को इंप्रूव कर सकती है। तो कुल मिलाकर जो आपने चैप्टर नंबर 10 स्टडी मैट के अंदर पढ़ा है, वहां पर बिजनेस एप्लीकेशंस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट का आंसर, वो जो थ्योरी का कंटेंट है, वो रिक्वायरमेंट नंबर 4 में लिखा जाएगा। अच्छा, लिखने से पहले आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में भी बताना होगा। क्या होता है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को जब मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं उसको बोल लेते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बहुत आराम से पढ़ेंगे, हर एक लाइन सोचते हुए समझते हुए, बिल्कुल आराम से। मेलेडी इज मैन्युफैक्चरर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। गाना बजाने की बात चल रही है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात चल रही है। द कंपनी स्पेशलाइजेस इन मैन्युफैक्चर ऑफ पियानो एंड इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट। दो तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये कंपनी बनाती है। एक तो बनाती है पियानो, आप जानते होंगे अदनान सामी को, बहुत ही अच्छे तरीके से पियानो बजा लेते हैं वो। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है? म्यूजिकल इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट ये होता है, छोटे कीबोर्ड टाइप के होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। ये लोग इन्हें घर पे लेकर आते हैं, जिनके बच्चे म्यूजिक सीखने में इंटरेस्ट हो रखते हैं तो घर पे लाए अपना और उससे प्रैक्टिस कर ली। तो बेसिकली ये स्टूडेंट यूज करते हैं, बच्चे यूज करते हैं। और पियानो तो बिल्कुल प्रोफेशनल हो गए। दे आर बोथ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट। इसका मतलब है लेबर का इस्तेमाल करके इन दोनों प्रोडक्ट को बनाया जाता है। यानी कंपनी मैनुअल प्रोडक्शन करती है, ज्यादा ऑटोमेटेड प्रोडक्शन नहीं करती। Therefore, Melody follows absorb its production overhead based on direct labor hours. लो जी लो, जो बात हमने रिक्वायरमेंट को पढ़कर अनुमान लगाई थी वो बात क्वेश्चन ने यहां पर कंफर्म कर दी। क्या बोला कि ये कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो करती है और प्रोडक्शन ओवरहेड को लेबर आवर के बेस पर दोनों प्रोडक्ट की कॉस्ट में बांटती है। अच्छा, अब इन्होंने बात करी पियानो की और यहां पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट की। तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पियानो की। मेलोडीज पियानोज आर ऑफ वेरी हाई क्वालिटी।
यानी जबरदस्त बनाती है। क्लाइंट पैट्रोनेज इंक्लूड प्रोफेशनल पियानो म्यूजिशियन, प्रोफेशनल पियानो म्यूजिशियन। सम ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट आर sold in its standard form. However, musicians, particularly the concert players, require their piano to be customized. ध्यान देना चाह रहे हैं, यहां पर एक बहुत अच्छी बात बोली है। पियानो को कुछ लोग कस्टमाइज कराते हैं। देखो आपको बताऊंगा, आपने शायद एक MS धोनी एक मूवी देखी होगी, MS धोनी। उसमें धोनी का कैरेक्टर प्ले किया था सुशांत सिंह राजपूत ने, तो उनकी बात तो क्या करनी। तो सुशांत सिंह राजपूत ने जो कैरेक्टर वो प्ले किया था, तो वहां पर देखना कि जब वो मैच खेलने जाते हैं तो मैच खेलने जाने के पहले अपने बल्ले को, अपने बैट को अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाते हैं। उसके अंदर वेट जो होता है, लकड़ी का बना होता है पूरा बल्ला, तो थोड़ा सा बल्ला सेट करा दो जी, तो ताकि वो वेट अपने अकॉर्डिंग हो जाए। बेसिकली वो कस्टमाइज करवा रहे थे बैट को अपने हिसाब से। देखो जो प्लेयर होते हैं ना, कुछ बैट या कोई इंस्ट्रूमेंट जो प्ले करते हैं, तो कुछ उनके अपने खुद के आइटम्स होते हैं जिनसे वो ज़्यादा यूज्ड टू हो जाते हैं, जिन पे ज़्यादा प्रैक्टिस वो करते हैं। तो वो चाहते हैं कि जब वो एक्चुअल के अंदर कोई कॉन्सर्ट करें या कुछ भी करें, तो उनके पास उनका खुद का पियानो हो, या फिर गिटार बजाते हैं तो खुद का गिटार हो, कोई और गिटार नहीं, उनका खुद का अपना गिटार। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, अपने गिटार को, अपने पियानो को कस्टमाइज करवाते हैं अपने हिसाब से, जहां पर वो कंफर्टेबल हो उसको प्ले करने में, उसको यूज करने में। तो यहां पर क्या बोला गया है कि जो भी लोग कॉन्सर्ट प्लेयर हैं, जो कॉन्सर्ट करते हैं, जैसे सोनू निगम हो गया, अदनान सामी हो गए, तो ये क्या करते हैं कि जो इनके इंस्ट्रूमेंट हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जिन पर नॉर्मली ये रियाज करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तो ये उनको अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाते हैं। कस्टमाइजेशन प्राइमरीली रिलेट्स टू acoustic quality of piano sound. Quality of sound is of paramount importance to musician as it reminds the power and warmth of tone. कुल मिलाकर बात यह है कि अभी तक ये इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है कि इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पियानो की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की टोन वहां से निकलेगी, कितना अच्छा म्यूजिक बनेगा। ईच musician has a preference to achieve a special quality of sound and therefore no two customized piano can be same. अंडरलाइन करो इस लाइन को, यानी दो पियानो दो अलग अलग कलाकारों के सेम नहीं हो सकते। उसका रीजन यह है कि हर कलाकार अपने हिसाब से पियानो को कस्टमाइज करवाता है। ड्यू टू इट्स रेपुटेशन, मेलोडी रिसीव्स ए नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर कस्टमाइजेशन फ्रॉम इट्स कस्टमर। कस्टमर से क्या आती है, इनके पास रिक्वेस्ट आती है कि भाई पियानो हमने आपसे लिया था, इस पियानो को मेरे हिसाब से कस्टमाइज कर दो। Ability to provide customization service sets Melody apart from its competitor. ध्यान देना जरा, बड़ी ही खास बात लिखी है यहां पर। मेलोडी कंपनी अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में पूरी तरीके से सक्षम है, और यही वो बात है जिसकी वजह से ये अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर है। बेसिकली ये क्या है, इसका यूनिक सेलिंग फीचर, ये इसकी कोर कॉम्पिटेंसी है। याद करो, कोर कॉम्पिटेंसी, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू SCM, कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस। 3 प्रकार के टेस्ट किया करते थे ताकि पता पड़े कि कंपनी के पास अपनी खुद की यूनिक स्किल क्या है। कस्टमाइजेशन रिक्वायर सर्विस ऑफ प्रोफेशनल क्राफ्टमैन, दे आर हायर्ड एज सब कॉन्ट्रैक्टर। यानी इस कंपनी को पियानो को कस्टमाइज करवाने के लिए कुछ लोगों को हायर करना पड़ता है। ध्यान देना चाह रहे हैं यहां पर जो हायर कर रहे हैं ना, वो परमानेंट बेसिस पे नहीं कर रहे, उनको एम्प्लॉय के रूप में नहीं रख रहे, उनको एज सब कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हैं। मतलब काम है तो पैसे मिलेंगे, काम नहीं है तो पैसे नहीं मिलेंगे, यानी कि बेसिकली काम करोगे तो पैसे मिलेंगे। दे आर हायर्ड एज सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर सच वर्क बेस्ड ऑन द नीड। जितनी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से लोगों को हायर कर लो। दीज क्राफ्टमैन परफॉर्म देयर सर्विसेज विद इन फैक्ट्री प्रीमाइसेस। अच्छा, ये लोग काम कहां पे करते हैं? क्या ये पियानो अपने घर पे लेके चले जाते हैं? नहीं, कंपनी ने ही एक जगह निश्चित कर रखी है, वहीं पर लोग काम करते हैं। फॉर दिस ए स्पेशल वर्क स्पेस इज मेंटेन्ड बाय मेलोडी। मेलोडी चार्जेस इट्स कस्टमर एक्स्ट्रा फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्लस 10%। ध्यान देना जरा, जो भी इनकी सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट होती है
पियानो को जब कस्टमाइज करते हैं कस्टमर के लिए, तो जो चार्जेस ये पे करते हैं अपने क्राफ्टमैन को, उन लोगों को जो ये पियानो बना के देंगे, तो अपना 10% प्रॉफिट चार्ज करते हैं ऐड करके कस्टमर से। अगर मान लो क्राफ्टमैन को एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए दिए, तो ये अपने कस्टमर से लेंगे 110, यानी 100 रुपए प्लस 10%। अभी तक क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें समझा रहा है कि कंपनी करती क्या है। दिस वुड कवर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एनी इंसिडेंटल ओवरहेड इनकर्ड। जाहिर सी बात है, जो खर्चे कोई कंपनी करती है उस खर्चे की रिकवरी कस्टमर से करना चाहती है और साथ में प्रॉफिट भी इंश्योर करना चाहती है, क्योंकि एंटिटी को चलते रहने के लिए प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है। द बोर्ड ऑफ मेलोडी एक्सेप्ट दैट दिस मेथड ऑफ बिलिंग इज वेरी सिंपलिस्टिक। बड़ा सिंपल तरीका है। अगर एक क्राफ्टमैन ने 10,000 रुपए चार्ज किए एग्जाम्पल के लिए, तो 10,000 पर 10% ऐड करो और कस्टमर से 11,000 ले लो। इट इज अनश्योर इफ द कंपनी इज रिकवरिंग इंटायर कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग दिस कस्टमाइजेशन सर्विस। ये बड़ी ही भयंकर लाइन कंपनी ने बोल दी। अब ध्यान देना जरा, क्या बोला? इट इज अनश्योर इफ द कंपनी इज रिकवरिंग इंटायर कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग दिस कस्टमाइजेशन सर्विस। कंपनी के मैनेजमेंट को ये नहीं पता कि जो खर्चा ये करते हैं कस्टमाइज करवाने के लिए, उस पूरे खर्चे की रिकवरी ये कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, इनको नहीं मालूम। तो ये बात हो गई पियानो की। अच्छा, पियानो के अंदर क्या बोला एज ए कंक्लूजन? एक तो बोला कस्टमाइजेशन होता है, दूसरा बोला हाई क्वालिटी है, तीसरा बोला कस्टमाइज करवाने की पावर ही इनकी यूनिक सेलिंग फीचर है, चौथा क्या बोला चार्जेस प्लस 10%, और पांचवा क्या बोल दिया इसने कि ये नहीं पता ये खर्चे की रिकवरी पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। साल के आखिरी में पता पड़ेगा ये खर्चे की रिकवरी हमने पूरी की थी कि नहीं की थी, अभी नहीं मालूम। और ये बहुत ही खतरनाक बात है। अगर साल के आखिरी में जाके मालूम पड़ा कि लॉस के अंदर काम कर रहे थे, तो कंपनी बंद भी हो सकती है। अब अगला डिवीजन कौन सा है इनका? इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट। पढ़ते हैं इसके बारे में। दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मेलोडी आर होम कीबोर्ड्स that are targeted at young music enthusiastic who are beginning to learn music। कहने का मतलब है नए नए लड़के, नए नए बच्चे जो अभी अभी म्यूजिक सीखना चाहते हैं, उनका म्यूजिक में इंटरेस्ट आ गया है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक मूवी आई थी बीच में रॉक स्टार, ये शायद 2010-11 के आसपास आई थी मेरे ख्याल से। तो उस टाइम पर ये जो गिटार थे इनकी सेल काफ़ी बढ़ गई थी। उस मूवी को देखेंगे अगर आप तो सुंदर क्या ये दिखाया गया है कि कैसे एक म्यूजिक प्ले करने वाला, गिटार प्ले करने वाला व्यक्ति अपने दम पर कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो इस मूवी ने इतना मोटिवेट किया लोगों को, इतने मोटिवेट किया कि गिटारों की सेल बढ़ गई। दे कम इन स्टैंडर्ड साइज, कंप्राइज ऑफ स्टैंडर्ड कॉम्पोनेंट, नो कस्टमाइजेशन आर डन टू कीबोर्ड। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप मार्केट में जाओगे और जाके बोलोगे मुझे गिटार खरीदना है, तो वो 10 तरह के गिटार दिखा देगा आपको। लेकिन आप बोलोगे नहीं नहीं इस गिटार की लंबाई कम कर दो मेरे हिसाब से, हाँ इस गिटार की लंबाई कम कर दो मेरे हिसाब से, तो नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा? बोलेगा सर यही वाले हैं, इनमें देख लो आप। यानी कि गिटार वाले केस में वो स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर बहुत ही बड़ा गिटार हो, कोई बड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट प्लेयर बजा रहा हो, या वो आया किसी की दुकान पर कि भाई ये गिटार को जरा मॉडिफाई कर दो, कस्टमाइज कर दो, तो वो कर देगा। क्यों? हाई चार्ज पे करेगा वो, और बड़ा कलाकार है। तो ये क्या है? ये जो कीबोर्ड है होम कीबोर्ड्स हैं, मतलब घर में लगाओ और प्रैक्टिस करो, सिंपल सी बात है। एज ए परफॉर्मेंस मेजरमेंट एक्सपर्ट द बोर्ड वांट्स योर एडवाइस। योर एडवाइस किसकी मांग रहा है? एडवाइस हमारी एडवाइस मांग रहा है बोर्ड। सोचो कितने काम के आदमी हम, ये लोग लाखों करोड़ की कंपनी चला रहे हैं, बट इन्हें समझ नहीं आ रही कुछ बातें, हमसे पूछ रहा है। देखते हैं क्या चाहता है ये पूछना। द एक्सट्रैक्ट बिलो प्रोवाइड्स द मोस्ट रिसेंट मैनेजमेंट अकाउंट्स फॉर पियानो एंड कीबोर्ड डिवीजन। अच्छा, कुछ डिटेल दी गई है हमारे को नीचे, चलिए पढ़ते हैं डिटेल को। पियानो कीबोर्ड पर्टिकुलर्स, पूरे साल में नंबर ऑफ आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड। पियानो कितने बेचे, कितने बनाए? 1000। अच्छा, कीबोर्ड कितने बनाए? 10,000। ठीक है। सेल प्राइस क्या है? 2.5 लाख रुपए पर पियानो, और ये 15,000 रुपए पर पियानो। रेवेन्यू कितना हो गया? 25 करोड़। 25 करोड़, और ये हो गया आपका 15 करोड़, कुल मिला के हो गया 40 करोड़। अच्छा, कैसे आया 25 करोड़? तो 1000 गुना 2.5 लाख और 10,000 गुना 15 लाख,
तो कुल मिलाकर बात यह है कि जितने बनाए हैं उतने ही सेल भी कर दिए हैं। समझ में आ गई जी बात? आगे बढ़ते हैं। ये रहा मटेरियल 7.5 करोड़, 3 करोड़ 75 लाख, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक तो कितना आ गया? 11.25, अच्छी बात है। डायरेक्ट लेबर 8 करोड़, 6.75 करोड़, टोटल हो गया 14.75 करोड़। सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट 3 करोड़ 75 लाख। एंड कीबोर्ड में जीरो क्यों है? जरा बताओ, बताओ जरा, कीबोर्ड के अंदर जीरो क्यों है? कीबोर्ड के अंदर ये जीरो क्यों है बताओ जरा। क्योंकि कीबोर्ड के लिए कस्टमाइजेशन नहीं किया जाता, इसीलिए किसी भी क्राफ्टमैन को स्पेसिफिकली हायर नहीं करना पड़ता। यानी कि जो हायरिंग वाला काम है सिर्फ और सिर्फ पियानो के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद है प्रोडक्शन ओवरहेड 4.5 करोड़ और 65 लाख, कुल मिला कितने हो गए? 5 करोड़ 15 लाख। फिर आ गया आपका टोटल कॉस्ट और ये आ गया आपका प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, सेल माइनस टोटल कॉस्ट आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग 345, स्पेस मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क, ये क्या है? जहां पर क्राफ्टमैन को बुलाकर आप पियानो कस्टमाइज करवाते हैं, उस जगह के लिए क्या खर्चा होना पड़ता है? मेंटेनेंस कॉस्ट, रेंट पे करना पड़ता है, 2 सपोर्ट स्टाफ रखने पड़ते हैं, कुछ यूटिलिटीज जैसे पानी वानी की व्यवस्था होनी चाहिए, चाय पानी की, इस पर कितना खर्चा होता है? 50 लाख रुपए। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड, अदर कितना? 120। जरा तीनों को ऐड करो, 345, 50, 120। तीनों को जब जोड़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इन तीनों का टोटल है 515 और ये रहा जी 515। क्या बात समझ में आई? अच्छा मुझे ये बताओ, ऐसा क्यों करा क्वेश्चन ने? और क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया जी। ऐसा क्वेश्चन ने क्यों करा है बताओ? क्वेश्चन ने ऐसा इसलिए करा है क्योंकि अभी क्वेश्चन फॉलो करता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड और डायरेक्ट लेबर के बेस पर प्रोडक्शन ओवरहेड के 5 करोड़ 15 लाख रुपए बांट दिए हैं दोनों के बीच में। 5 करोड़ 15 लाख रुपए बांट दिए हैं दोनों प्रोडक्ट के बीच में। लेकिन चाहता क्या है वो? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इंप्लीमेंट करना। अच्छा ये बात हम कहां से सीखे थे? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़कर। अब क्योंकि रिक्वायरमेंट है तो क्वेश्चन ने बता दिया, अगर एक्टिविटी के बेस पे तोड़ें इस 5-15 को तो 3 कैटेगरी में तोड़ पाएंगे। सबसे पहला है इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, दूसरा है स्पेस मैनेजमेंट मेंटेनेंस कॉस्ट और तीसरा क्या हो गया? अदर प्रोडक्शन ओवरहेड। अब आ गए जी चारों क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 1। रिक्वायरमेंट नंबर 1 के अंदर क्या बात करनी है? आंसर में डिस्कस करना है कि अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो करें और अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को फॉलो करें तो ओवरहेड कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट पे बांटने में क्या डिफरेंस आता है। कुल मिलाकर थियोरेटिकल बात करनी है। आंसर मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख लिया है, ये शीट आपको लिंक के रूप में नीचे मिल ही जाएगी, वहां से निकाल लेना आप। तो देखो सिंपल, देखो आपका जो आंसर है स्टडी मैट, आपका जो आंसर है जो आईसीआई ने दिया है, आईसीआई की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर जो इसका आंसर मिलेगा वो आंसर काफी डिटेल फॉर्म में है, पैराग्राफ फॉर्म में है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्जाम के अंदर आंसर कभी भी पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखने हैं। एग्जाम के अंदर आंसर लिखने हैं पॉइंट की फॉर्म में, टू द पॉइंट, कोई फालतू पैराग्राफ लाइन नहीं। अच्छा आईसीआई फिर क्यों ऐसा करता है? क्योंकि आईसीआई अपने आंसर को डिटेल में आपको समझाना चाहता है, इसीलिए आईसीआई अपने आंसर को बहुत ज्यादा इलेबोरेट करता है। लेकिन आप समझाओ किसको? पेपर चेक करने वाले व्यक्ति को, और वो ऑलरेडी समझदार है, वो ऑलरेडी सीए है। तो आपको पूरे पैराग्राफ नहीं लिखने चाहिए एग्जाम के अंदर, टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। देखो जैसे मैंने कैसे करा, यहां पर लिखा ट्रीटमेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। दोनों बातों को अलग लिख दिया। अब दोनों के अंदर कैसे होता बता देंगे। तो ध्यान देना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के अंदर ओवरहेड को बांटने के 6 तरीके यूज होते हैं। कोई बोलता है मशीन आर के बेस से बांट लो, कोई बोलता है लेबर आर के बेस से बांट दो, कोई बोलता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के बेस से बांट दो, कोई कहता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेस से बांट दो, कोई कहता है प्राइम कॉस्ट के बेस से बांट दो, और कोई कहता है यूनिट्स के बेस से बांट दो। कंपनी किस बेस पे बांटना चाहती है वो कंपनी डिसाइड करती है। तो यहां पर ये जो मेथड है इसमें कमी क्या है?
ये इस बात को कंसीडर नहीं करता कि क्या सभी प्रोडक्ट उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते भी हैं कि नहीं करते। ये इस मेथड की कमी है। अब ध्यान से देखना जरा, स्पेस मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क जो 5-15 का सेकंड नंबर पे आ रहा है, वो एक ओवरहेड कॉस्ट है। पक्की बात है। ध्यान देना जरा, सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाला काम सिर्फ और सिर्फ पियानो के लिए होता है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाला काम सिर्फ और सिर्फ पियानो के लिए होता है। इसीलिए ये कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ कहां पे आनी चाहिए? पियानो की कॉस्ट में आनी चाहिए। लेकिन जरा ध्यान देना, इन्होंने प्रोडक्शन ओवरहेड को दोनों में बांट दिया, 450 और 65। तो हो सकता है कि ये वाली कॉस्ट कीबोर्ड वाले में भी आ रही हो। अगर आ रही है तब गलती है। तो वही बात यहां पे लिखी है, एक रिसोर्सेज अगर किसी प्रोडक्ट में यूज हो ही नहीं रहे तो उसके बेस पे खर्चे को उस प्रोडक्ट में चार्ज करना गलत होगा। अब बात करते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है। तो देखिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर ओवरहेड कॉस्ट को हम एक्टिविटीज के बेस पर बांटते हैं। एक्चुअल में किस रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस प्रोडक्ट ने किया उसी बेस पर बांटते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट ने रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं किया तो कॉस्ट को उसमें एलोकेट नहीं करते हैं। बस वही बात मैंने यहां पे दोबारा से रिक्रिएट कर दी कि इस मेथड को अगर ये कंपनी यूज करे तो इस कॉस्ट को इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड की कॉस्ट में नहीं बांटेगी। तो ये दोनों के ट्रीटमेंट में डिफरेंस हो गया, बात खत्म। सिंपल सा आंसर है। रिक्वायरमेंट नंबर 2। रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है? लिस्ट द स्टेप्स। अब रिक्वायरमेंट नंबर 1 में क्या बताया हमने? रिक्वायरमेंट नंबर 1 के अंदर मैंने इनको बता दिया कि दोनों के बीच में डिफरेंस है, और साथ में हमने ये भी बता दिया कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाला मेथड ज्यादा प्रैक्टिकल और सही मेथड है। तो इन्होंने अगले रिक्वायरमेंट क्या दे दी? अच्छा, अब ये बताओ कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करें। ये बताओ कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करें। छोटे छोटे 5 स्टेप हैं। सबसे पहला है एक्टिविटी मैपिंग। जितना भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको छोटी छोटी एक्टिविटीज पूल में तोड़ दो। उसके बाद कॉस्ट पूल बनाओ। अब एक्टिविटी के पूल्स बनाओ कि हाँ, इस कॉस्ट को हम इस एक्टिविटी के बेस पे बांटेंगे। फिर कॉस्ट ड्राइवर निकालो कि कौन सी एक्टिविटी से कॉस्ट बढ़ती है या घट जाती है। जैसे अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाला काम ज्यादा होगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, अगर क्राफ्टमैन ज्यादा हायर होंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। ओवरहेड रेट निकाल लो फिर एक्टिविटी के बेस पर, और एक्टिविटी के बेस पर ही ओवरहेड कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट में बांट दो। तो बस ये 5 छोटे छोटे स्टेप हैं, इनके बारे में ऐसे ही ब्रीफ में लिखना है। रिक्वायरमेंट नंबर 3, एसेस वेदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वुड बी सुटेबल। अब ये पूछ रहा है कि भाई सुटेबल होगा कि नहीं होगा। ध्यान देना जरा, सुटेबल होगा या नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी मेथड जो हमने सीखा पूरी कॉस्टिंग के अंदर, उस मेथड को इंप्लीमेंट करने से हमें नेट बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, इस बात को चेक कर लो। एग्जाम्पल के लिए एक होती है जीरो डिफेक्ट पॉलिसी। क्या होती है? जीरो डिफेक्ट पॉलिसी, यानी कि प्रोडक्शन करते वक्त एक भी डिफेक्टिव ना आए। अच्छा, मान लीजिए अगर एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट पूरे महीने में बन जाता है तो कंपनी को इसको ठीक कराने की कॉस्ट आती है, मान लो 2000 रुपए। कितनी? 2000 रुपए। अगर पूरे महीने में एक भी फिनिश गुड्स डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो गया तो उसको ठीक करने में कंपनी के 2000 रुपए लग जाएंगे। अब जीरो डिफेक्ट पॉलिसी क्या बोलती है? जीरो डिफेक्ट पॉलिसी बोलती है कि डिफेक्ट होने मत दो। ठीक बात है। अच्छा, अब डिफेक्ट होने मत दो, कैसे ना होने दें? ऐसा क्या करें? तो उसने बताया कि जिस मशीन पर प्रोडक्शन करते हो उसका टाइम पर मेंटेनेंस कराओ, और टाइम पर जब मेंटेनेंस कराएंगे तो मान लो महीने का खर्चा आएगा 4000। कितना आएगा? 4000। अगर 4000 रुपये कंपनी हर महीने मशीन के मेंटेनेंस पे खर्च करे तो डिफेक्टिव नहीं बनेगा, यानी 2000 रुपए बच जाएंगे। तो मैं 2 सेकंड का पॉज लेता हूं और आपसे पूछता हूं, आप बताओ क्या इस कंपनी को मेंटेनेंस कॉस्ट के 4000 रुपए खर्च करने चाहिए? सोच के बताओ। नहीं करने चाहिए। रीजन क्या है? खर्च कितने होंगे? 4, बचेंगे कितने?
2 नेट लॉस की बेनिफिट। सर ये तो नेट लॉस हो गया। हाँ, तो कोई भी मॉडल, कोई भी मेथड सीखने के बाद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो करना ही है। वही बात रिक्वायरमेंट नंबर 3 के अंदर पूछी गई है कि बताओ क्या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इंप्लीमेंट करना इसके लिए सुटेबल है। तो आपको बता दूं, पियानो वाले केस में बोलेंगे हाँ सुटेबल है, और कीबोर्ड वाले केस में कहेंगे मर्जी है, करना चाहो तो इंप्लीमेंट करो और करना चाहो तो इंप्लीमेंट मत करो, क्योंकि ज्यादा नुकसान यहां पर नहीं है। ध्यान देना जरा, प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं यहां पर। देखो, प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट इंक्लूडिंग सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज 35% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। बेसिकली क्या है ये, ध्यान देना जरा। सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट, इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ गया, डिवाइड बाई 2375, यह आ गया आपका 34.73%। मोटा मोटा कहूं तो यह आ गया आपका 35% के अराउंड। इसका मतलब यह है कि 35% खर्चा हो रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट के नाम पर। अच्छा, यह खर्चा 1000 पियानो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये खर्चा 1000 पियानो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, बताओ। कंपनी की पॉलिसी क्या है, जो भी सब कॉन्ट्रैक्टिंग का पेमेंट किया उस पर 10% का प्रॉफिट जोड़ो, कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर लो। लेकिन कंपनी को यह नहीं पता कि प्रोडक्शन ओवरहेड का पूरा कॉस्ट रिकवर कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो हो सकता है कि किसी किसी पियानो को कस्टमाइज करने में ज्यादा खर्च लग रहा हो। तो ऐसे में दिक्कत क्या होगी, साल के आखिरी में मालूम पड़ेगा कि कंपनी को नेट लॉस हो गया, कंपनी अपना पूरा खर्चा रिकवर नहीं कर पाई। यहां पर गड़बड़ क्या है, यहां पर गड़बड़ है उसका चार्जिंग करने का तरीका। और वो ये चेक क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो यहां पर वही बात कही गई, 35% कॉस्ट इसकी है और 1000 आइटम पर ये बांटती है। तो यहां पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इंप्लीमेंट करना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इस बात से हम इस बात को श्योर कर पाएंगे कि जो भी खर्चा कंपनी करे उस पूरे खर्चे की रिकवरी कस्टमर से की जा सके। लेकिन यही बात अगर हम कीबोर्ड वाले के लिए करें तो ध्यान देना, कीबोर्ड वाले का जो खर्चा है वो सिर्फ 6% है। कितना है, सिर्फ 6% है। अब 6% खर्चा है सिर्फ। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इंप्लीमेंट करने में अगर कॉस्ट ज्यादा हो रही है और बेनिफिट कम है तो मत करो। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर इसमें कॉस्ट ज्यादा क्यों हो रही है, कॉस्ट ज्यादा कैसे हो जाती है। देखो, जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना, तो मार्केट से एक कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर करना पड़ेगा, जो कंपनी में आएगा। कंपनी में आने के बाद चेक करेगा कि भाई कैसे कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, कौन कौन से खर्चे होते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा। फिर धीरे धीरे वो एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करेगा कि खर्चा हो रहा है आपका इस एक्टिविटी से, ये खर्चा हो रहा है आपका इस एक्टिविटी से, ये खर्चा हो रहा है आपका इस एक्टिविटी से। तो वो जितने टाइम भी काम करेगा ना, उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट। अच्छा, पेमेंट करोगे तो कंपनी क्या हो गया, कंपनी का तो कॉस्ट लग गया। अच्छा, वो सब काम करने के बाद अगर बेनिफिट ज्यादा है तब तो करने में फायदा है, लेकिन अगर बेनिफिट ज्यादा नहीं है तो मत करो। तो वही बात यहां पे बोली है कि सिर्फ 6% है, तो एडवाइजेबल तो नहीं है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इंप्लीमेंट करो। फिर भी अगर आपको लगता है कि कॉस्ट कम है, बेनिफिट ज्यादा, तो इंप्लीमेंट कर लो। ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक बताया नहीं गया है कि इंप्लीमेंट करने में कितना कॉस्ट लगेगा। ये थी रिक्वायरमेंट नंबर 3। अब आते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 4 पर। एडवाइस मेलेडी अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड वेज टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस। तो ध्यान देना, चैप्टर नंबर 10 का पेज नंबर 22 होगा। तो वहां पर जो बातें बताई गई हैं, ये देखो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट का मीनिंग, फिर उसके बाद एक्टिविटी एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस। एक्टिविटी एनालिसिस क्या बोलता है, वो कहता है कि अपनी सभी एक्टिविटी को 2 कैटेगरी में डिवाइड करो। एक है वैल्यू एडिंग एक्टिविटी और दूसरी है नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। अगर वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है
तो इसे कंटिन्यू करते रहो। लेकिन अगर ये वो एक्टिविटी है जो कस्टमर की वैल्यू में कोई एडिशन नहीं करती, तो ऐसी एक्टिविटी को रिमूव करने की कोशिश करो, इलिमिनेट करने की कोशिश करो। और अगर इलिमिनेट कर पाना पॉसिबल नहीं तो कम से कम रिड्यूस तो कर ही दो। इसे बोलते हैं एक्टिविटी एनालिसिस। दूसरा होता है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। कॉस्ट ड्राइवर मतलब वो फैक्टर जिनकी वजह से कॉस्ट बढ़ती और घटती है। तो अब ऐसे फैक्टर को आइडेंटिफाई करो जो रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट के बढ़ने के लिए और घटने के लिए, और कोशिश करो कि उन फैक्टर्स को आप उतना ही करो जितने की रिक्वायरमेंट है। इसे बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। और आखिरी में आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस, बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस पैरामीटर। उन पैरामीटर को आइडेंटिफाई करो जिसके बेस पर आप ये चेक करोगे कि कैसे एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। तो ये होगा आपके 3 के 3 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको 3 क्वेश्चन का आंसर? आपको बात समझ में आई कि एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे पढ़ना चाहिए, और क्या ये 3 क्वेश्चन पूरी तरीके से नए थे? नहीं, इस प्रकार के सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी हमने आपको स्टडी मैट में दिए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि एग्जाम में कैसे लिखना है, एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, और किस प्रकार से आंसर लिखने चाहिए, और कैसे रिकॉल करना चाहिए वो कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।